हेलो बच्चों। तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये क्लास 12th एनसीईआरटी का टॉपिक है, बायोलॉजी का। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है आपका। सबसे पहला पॉइंट आपका लिखा है, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर। ठीक है, माइक्रोब्स आपके लगभग सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये एयर के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ये यहाँ तक हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद लिखा है, दे आर प्रेजेंट एट साइट वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट। ये ऐसी साइट पर भी प्रेजेंट होते हैं आपके, जहाँ पर नॉर्मल लाइफ या कोई सी भी लाइफ आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, फिर भी ये माइक्रोब्स आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत सारे आपके बैक्टीरिया वायरस रहते हैं जो कि जैसे थर्मल वेंट हो गया, जहाँ पर 108 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर हम सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर है। देखिए फिर अगला है आपका, डीप इन सॉइल। सॉइल के अंदर, बहुत ज़्यादा अंदर। ठीक है, वहाँ पर भी नॉर्मल लाइफ संभव नहीं है। इसके अलावा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा वातावरण जो कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है। इसके अलावा अंडर द लेयर ऑफ स्नो। ठीक है, कुछ रॉक्स, चट्टानें जो रहती हैं, उनकी लेयर्स के अंदर भी कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, माइक्रोब्स आर डाइवर्स। ठीक है, माइक्रोब्स बहुत टाइप के होते हैं आपके, डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे माइक्रोब्स आपके बहुत फॉर्म में मिल सकते हैं, जैसे प्रोटोजोआ के फॉर्म में मिल सकते हैं, वो बैक्टीरिया के फॉर्म में मिल सकते हैं, फंगाई के फॉर्म में मिल सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट्स के फॉर्म में मिल सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्लांट वायरस के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। क्लियर है बात। अगला, इसके अलावा आपका माइक्रोब्स जो रहते हैं वो बायरॉइड एंड प्रियॉन्स, जो कि आपका आईएमपी पॉइंट अगला ही लिखा है, बायरॉइड और प्रियॉन्स का मतलब। ठीक है, तो आपको देखिए ध्यान रखना है कि ये आपका एक स्ट्रक्चर है बैक्टीरियोफेज का। देखिए दिख रहा होगा आपका बैक्टीरियोफेज। इसका जो बाहर वाला पार्ट रहता है उसको हम कैप्सिड कहते हैं, और बैक्टीरियोफेज के अंदर जो रहता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। जो उसका कैप्सिड पार्ट है वो बना होता है आपका प्रोटीन का। ठीक है, और इन प्रोटीन को हम कैप्सोमियर बोलते हैं। क्लियर है बात। अगला पॉइंट आपका है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज़्यादातर वायरसेस का, हमें पता है क्या होता है, आरएनए होता है। तो मोस्ट ऑफ दी वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। तो आपको ध्यान ये रखना है, आईएमपी पॉइंट ये लिखा है कि जो बायरॉइड वर्ड है, बायरॉइड वर्ड किससे आया है, जेनेटिक मटेरियल से। तो अगर बायरॉइड का क्वेश्चन आए कि बायरॉइड क्या होता है, तो हम बोलेंगे ओनली जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं आरएनए ओनली। ठीक है, प्रियॉन्स का मतलब क्या होता है, तो P4 प्रियॉन, P4 प्रोटीन, ध्यान रखना आपको। तो बैक्टीरियोफेज की अगर प्रोटीन की बात करें तो वो क्या कहलाता है, आपका प्रियॉन कहलाता है। क्लियर है बात। तो बायरॉइड और प्रियॉन क्लियर होंगे आपको। अगला पॉइंट आपका लिखा है, माइक्रोब्स, जो कि बैक्टीरिया एंड फंजाई के बारे में लिखा है कि बैक्टीरिया और फंगाई नामक जो माइक्रोब्स हैं ये ग्रो होते हैं आपके न्यूट्रिटिव मीडिया में। ठीक है, जो भी कल्चर प्लेट रहती है जहाँ पर न्यूट्रिशन देते हैं हम इन सब को ग्रोथ कराने के लिए, तो वो ग्रो होते हैं इन पर, और ये अपनी फॉर्म करते हैं कॉलोनी। ठीक है, और इन कॉलोनी को हम अपनी आंखों से, सीन विथ नेक्टाई, अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्लियर है बात। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा है आपका, ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल। ठीक है, तो हमें पता है सभी के सभी माइक्रोब्स हार्मफुल नहीं होते। क्लियर है बात। ठीक है, तो ये पेज आपका क्लियर है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा इनका। ठीक है, अगला, अब आते हैं हम माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, कि कुछ माइक्रोब्स, मैंने बताया कि सभी के सभी माइक्रोब्स आपके हार्मफुल नहीं होते, ऑल माइक्रोब्स आर नॉट हार्मफुल। तो कुछ माइक्रोब्स जो भी घरों में हम प्रोडक्ट बनाते हैं, घरेलू उपयोग के लिए, ठीक है, उनमें कुछ माइक्रोब्स का रोल है। जैसे सबसे पहला आपका माइक्रोब्स आता है जो एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, ये सीक्रेट करता है आपका लैक्टिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया सीक्रेट करता है आपका लैक्टिक एसिड। और अब ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, तो मिल्क जो रहता है, मिल्क के अंदर प्रोटीन जो रहते हैं ना, मिल्क के प्रोटीन, उनका पार्शियली डाइजेशन कर देता है और उनका कोगुलेशन कर देता है। ठीक है, और अब मिल्क बन जाता है आपका कर्ड। ठीक है, तो मिल्क को कन्वर्ट करते हैं हम कर्ड में बाय द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड। ठीक है, फिर इसके बाद लिखा है आपका, कर्ड जो रहता है, कर्ड के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ठीक है, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी जो रहती है कर्ड के अंदर, वो मिल्क से ज़्यादा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, तो आपका ये असर्जन रीजन बन सकता है कि कर्ड के अंदर न्यूट्रिएंट क्वालिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मिल्क। क्यों, क्योंकि कारण इसका है ड्यू टू विटामिन B12। ठीक है, क्योंकि विटामिन B12 की मात्रा कर्ड के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है बात। अगला आपका है लैक्टोबैसिलस जो रहता है,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और ये मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो रहते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। ऑल्सो प्रेजेंट इन अवर बॉडी। और ये करते क्या हमारी बॉडी के अंदर, तो ये चेक करते हैं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स को। जैसे मैंने लिखा है लैक्टोबैसिलस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। इसका मतलब समझिएगा आप कि लैक्टोबैसिलस नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़, जो कि डिजीज़ करा सकते हैं वो माइक्रोब्स, ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स जो हैं, अगर उनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये लैक्टोबैसिलस की संख्या क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारे पास कम हो जाएगी। क्लियर है बात। तो इसलिए लिखा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसके बाद लिखा है कि जैसे आपने देखा होगा घरों में जो कर्ड रहता है उसका अगर हम स्मॉल अमाउंट कर्ड से निकाल के मिल्क के अंदर, फ्रेश मिल्क के अंदर डाल देंगे तो वो फ्रेश मिल्क भी कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। इसी चीज़ को इन्होंने बोला है एनसीईआरटी में इनोकुलम, या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, स्टार्टर, ठीक है। लिखा हुआ है स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड को हम क्या बोलते हैं, इनोकुलम या फिर स्टार्टर। ये स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं कर्ड में, हमें पता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, तो यहाँ पर लिखा है कंटेंस मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आई होप क्लियर होगी बात इतनी, ठीक है। अगला हम जाते हैं, अगला हमारा है इडली, डोसा और ब्रेड के बारे में बताया गया है। अगले हाउस होल्ड प्रोडक्ट हैं, तो ये भी आपने बहुत खाए होंगे, इडली, डोसा, ठीक है, ब्रेड वगैरह, ये दैनिक जीवन में हम बहुत खाते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा डफ जो रहता है, डफ अगर फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया अगर फर्मेंटेशन कर रहे हैं डफ का, तो वो किसको बनाता है, इडली एंड डोसा को बनाता है। और अगर डफ ऑल्सो यूज फॉर मैक ब्रेड, ठीक है, ऑल्सो हम डफ से क्या बना सकते हैं, ब्रेड। बट इसमें कौन से फर्मेंटेशन, ठीक है, कौन फर्मेंट करते हैं, तो फर्मेंटेड बाय बेकर्स ईस्ट। ध्यान रखिएगा इडली एंड डोसा फर्मेंटेशन बाय बैक्टीरिया, और ब्रेड को बनाने में फर्मेंटेशन कौन कर रहे हैं, बेकर्स ईस्ट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेड बी फोर ब्रेड, बी फोर बेकर्स ईस्ट, या फिर ये कौन से ईस्ट रहते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरिवेशिया। क्लियर है बात। और जो इडली, डोसा और ब्रेड के अंदर देखा होगा आपने उभरा हुआ पार्ट जो रहता है, ठीक है, फूला उभरा हुआ पार्ट, या फिर इसमें बहुत सारे होल्स रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पफ्ड अप अपीयरेंस। तो ये किसके कारण से आता है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी फर्मेंटेशन हो रही है, ठीक है, इडली, डोसा और ब्रेड बनाने में, तो फर्मेंटेशन के द्वारा एक गैस रिलीज होती है जो रहती है आपकी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके कारण से उसके अंदर होल्स दिखते हैं आपको। क्लियर है बात, ठीक है। अगला आपका है टॉडी। टॉडी को ध्यान रखिएगा, ये बहुत ट्रेडिशनल ड्रिंक होती है, ठीक है, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा चलती है टॉडी। ये टॉडी जो रहती है आपकी फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाल्म, एक ताड़ वृक्ष रहता है, ठीक है, उसके फल से फर्मेंट करके बनाई जाती है टॉडी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा टॉडी इज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक और फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाल्म। अगला आपका है प्रोडक्ट चीज़। चीज़ जो होता है वो एक बैक्टीरिया के द्वारा और एक फंगाई के द्वारा बनाया जाता है। तो दो टाइप का चीज़ है, आपका ध्यान रखना है, स्विस चीज़ एंड रॉक्यूफोर्ट चीज़। स्विस चीज़ जो रहता है वो बैक्टीरिया बनाता है हमारा, जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और रॉक्यूफोर्ट जो चीज़ रहता है वो आपकी एक फंगाई बनाती है जिसका नाम होता है रॉक्यूफोर्ट फंगाई। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपका भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। क्लियर है बात नहीं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला हम आते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, तो औद्योगिक रूप से हम जो उत्पाद बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उत्पाद बनाते हैं, उनके लिए भी आपका माइक्रोब्स जो रहते हैं वो जिम्मेदार रहते हैं। तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में आपके दो हमें एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल मतलब लार्ज स्केल में बनाना है हमें, बड़ी मात्रा में बनाने हैं हमें प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी मात्रा में हमें प्रोडक्ट बनाने हैं तो बड़ी बड़ी हमें डब्बे भी चाहिए जिनको हम वेसल्स बोलते हैं। तो वेरी लार्ज वेसल्स आर यूज, और इन वेसल्स को क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा फर्मेंटर, जिसके अंदर फर्मेंटेशन होगा, ठीक है। फर्मेंटर जो रहते हैं वो वेसल्स होते हैं, और फर्मेंटेशन एक क्या है, प्रोसेस है, क्रिया है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो एक तो आपकी रहती है फर्मेंटेड वेवर्स, ठीक है, एक तो हम वेवर्स मतलब अल्कोहल, ठीक है, फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनाएंगे, और कुछ हम फर्मेंटेशन के द्वारा क्या बनाएंगे, एंटीबायोटिक। तो ये दोनों आपकी इंडस्ट्रियल लेवल पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रूप में आपके एनसीईआरटी में बताई गई हैं। तो ध्यान रखिएगा फर्मेंटेड वेवर्स अल्कोहल जो रहते हैं, यहाँ पर फर्मेंटेशन जो होता है वो ईस्ट के द्वारा होता है, और इन ईस्ट को हम बोलते हैं ब्रेवर्स ईस्ट। अभी आपने एक पढ़ा है बेकर्स ईस्ट, तो बेकर्स ईस्ट ब्रेड बनाता था फर्मेंटेशन के द्वारा, और ब्रेवर्स ईस्ट क्या बनाता है आपका, अल्कोहल बनाता है। बहुत आईएमपी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो अगर सवाल आए कि सैक्रोमाइसिस सेरिविशिया जो ईस्ट रहता है वो क्या क्या प्रोड्यूस करता है, तो हम दोनों लगाएंगे, अल्कोहल भी और हमारा ब्रेड भी। बट आपका स्पेसिफिकली पूछे कि ब्रेवर ईस्ट क्या बनाता है, तो हम बताएंगे अल्कोहल, और बेकर ईस्ट क्या बनाता है, तो वो बनाता है ब्रेड। क्लियर है बात, ठीक है। अगला हम देखते हैं, तो बेवर्स जो अल्कोहल रहती है, ठीक है, अल्कोहल आपकी दो प्रकार से, एक विदाउट डिस्टिलेशन और एक विथ डिस्टिलेशन। ये आपको ऑप्शन में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए विदाउट डिस्टिलेशन के द्वारा जो अल्कोहल बन रही है उनके नाम क्या हैं, और जो डिस्टिलेशन के बाद जो अल्कोहल बन रही है उनके नाम क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वाइन एंड बियर ये इसमें डिस्टिलेशन नहीं होता, तो विदाउट डिस्टिलेशन में आते हैं, और अगर डिस्टिलेशन हुआ है तो उसके अंदर आते हैं कौन कौन से अल्कोहल, विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो आपको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट देखते हैं, एंटीबायोटिक। एनसीईआरटी में लिखा है ये 20वीं शताब्दी की डिस्कवरी है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। कभी कभी आपको 21वीं शताब्दी दे देता है तो वो आंसर गलत होता है, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी की डिस्कवरी है। और एंटीबायोटिक के दो मतलब निकलते हैं, देखिए हमारे लिए अलग है, और जो एंटीबायोटिक जिसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, हम किसके लिए खाते हैं एंटीबायोटिक, कोई बीमारी वगैरह हो गई, कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए, ठीक है। और इन्फेक्शन कौन कराएंगे, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो यूज़फुल है, बट जो हमें डिजीज़ करा रहे हैं, जो इन्फेक्शन करा रहे हैं, उनके लिए क्या है, हानिकारक है, उनकी जीवन को ख़त्म करेगी, उनकी लाइफ को नष्ट करेगी एंटीबायोटिक। तो देखिए दो दो लिखे हुए हैं आपको एंटीबायोटिक के मतलब। हमारे लिए फॉर ह्यूमंस प्रो लाइफ, हमारी लाइफ को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, प्रो लाइफ है। हमारे लिए अगेंस्ट दी लाइफ नहीं है, हमारे लिए प्रो लाइफ है, ठीक है। और फॉर डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स अगेंस्ट दी लाइफ, उनके जीवन के क्या क्या है, खिलाफ है, उनकी लाइफ के क्या है, खिलाफ है। क्लियर है बात, ठीक है। अब हम एंटीबायोटिक की एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत आईएमपी है, आपको पूछी जाती है, ठीक है। इनसे सवाल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो देखिए एंटीबायोटिक, ध्यान रखिएगा, हमारे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हमारे एक साइंटिस्ट हैं जो कि वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे, ठीक है। किस पे वर्क कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, नॉट स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने जो वर्क कर रहे थे स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे, तो इन्होंने जो प्लेट यूज़ की थी, कल्चर प्लेट, जिस पे ये वर्क कर रहे थे, ठीक है, जिस पे इन्होंने स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रोथ करा रहे थे। तो ये कल्चर प्लेट जो ग्रोथ प्लेट थी, ये कैसी थी, अनवॉश थी, बिना धुली हुई थी, ठीक है। तो देखिए बिना धुली हुई प्लेट पे जब ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को ग्रोथ कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि ये स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी नहीं बना पा रही है, मतलब ये सही से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो इन्होंने बाद में क्या देखा कि जो अनबॉस्ड कल्चर प्लेट है उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर क्या ग्रोथ कर गई थी, एक मुड ग्रोथ कर गई थी, ठीक है, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है, पेनिसिलियम नोटेटम। और ये मुड क्या कर रही थी, तो ये रिलीज़ कर रही थी एक केमिकल जिसको नाम रखा हमने पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक मुड है, और ये रिलीज़ कर रही है एक केमिकल जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन, ठीक है। और ये पेनिसिलिन के कारण से ये स्टेफाइलोकोकाई ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि पेनिसिलिन जो रहती है वो क्या कर रही थी, स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर रही थी, या स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया को नष्ट कर रही थी। क्लियर है बात। तो इसी को हमने बोला क्या, एंटीबायोटिक। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर की गई थी, और इसका नाम क्या रखा गया, इस एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन, ठीक है। पूछे कि फर्स्ट एंटीबायोटिक कहाँ से रिलीज़ हो रही थी, तो हम बताएंगे एक मुड है जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए लिखा हुआ है एंटीबायोटिक की डेफिनेशन, एंटीबायोटिक आर दी केमिकल, ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं सम माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स, तो जो हमें डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, ठीक है। डिजीज़ कॉज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, नहीं करने वाले। देखिए लिखा है प्रोड्यूस बाय सम माइक्रोब्स, डिजीज़ नॉट कॉजिंग, ठीक है, जो हमें डिजीज़ कॉज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोब्स, कुछ अच्छे वाले माइक्रोब्स रहते हैं जो कि हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक केमिकल्स जिसको हमने नाम दिया एंटीबायोटिक। और ये केमिकल क्या करेगा, या तो किल करेगा, ठीक है, या फिर रिटार्ड दी ग्रोथ, या फिर ग्रोथ को उनकी क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, जो कि हमारे अंदर डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो माइक्रोब्स के द्वारा ही एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो रही है, और माइक्रोब्स को ही ये क्या कर रही है, ख़त्म कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, जो माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, कुछ अच्छे माइक्रोब्स भी रहते हैं ना, वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये एंटीबायोटिक्स किसके काम आती है, जो हमें डिसीज़ कॉज कर रहे हैं उनको मारने के काम आएगी। क्लियर है, हो गई वो बात, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। अगला हम देखते हैं, अगला है देखो, तो जो पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी वो यूज़ की गई थी, ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हो रही थी
तो वहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर जो रहते थे, ठीक है, अमेरिकन सोल्जर, ठीक है, उनको कुछ चोट वगैरह लगी, ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले यूज़ की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहले यूज़ किया गया पेनिसिलिन का। और किसको ट्रीट करने के लिए? तो ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अमेरिकन सोल्जर को, ठीक है। फिर इसके बाद ध्यान रखिएगा कि इसको पेनिसिलिन को डिस्कवर तो किया था हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग भाई साहब ने, ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से पोटेंशियल मीन्स इसका प्रचार प्रसार और इसको इफ़ेक्टिव बनाने का काम जो किया वो 2 साइंटिस्ट हैं हमारे, अर्नेस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरे। तो अगर नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए, जो कि 1945 में मिला था नोबेल प्राइज़ पेनिसिलिन की डिस्कवरी के लिए, ठीक है, तो वो तीनों को दिया गया, क्योंकि एक ने इसको डिस्कवर किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और अर्नेस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरे ने इसे फुल पोटेंशियल प्रोवाइड की, अच्छे से ताकतवर बनाया। क्लियर है बात, ठीक है। तो तीनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया 1945 में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, लिखा है आपका एंटीबायोटिक जो रहती है वो ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी, वो हमारी बॉडी की कैपेसिटी को बढ़ाती है, ठीक है, टू ट्रीट डेडली डिसीज़, जो कि डेडली डिसीज़ होती हैं, बहुत हानिकारक डिसीज़ हैं जिससे हमारी डेड हो जाती है, उनको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, उनसे लड़ने के लिए हमारी क्षमता को इंक्रीज़ कर रही है एंटीबायोटिक। जैसे कौन कौन सी डेडली डिसीज़ हैं? प्लेग हो गया, वूपिंग कफ हो गया जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, डिप्थीरिया हो गया जिसको गाल घोटू भी बोलते हैं, और लेप्रोसी जिसको हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी डेडली डिजीज़ हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक बहुत अच्छी साबित हुई है। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये हमारा ख़त्म हुआ। अब हम आते हैं, तो माइक्रोब्स हो गया आपका, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में हो गया हमारा, जिसमें हमने अल्कोहल और पेनिसिलिन के बारे में सीखा। अगला है हमारा, जो माइक्रोब्स रहते हैं वो कुछ केमिकल्स, एंजाइम और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बहुत आईएमपी सवाल बनते हैं इनसे, सही जोड़ी वाले सवाल बनते हैं आपके नीट एग्ज़ाम में, ठीक है, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको पूछ लिए जाते हैं लिखने के लिए। तो देखिए, जो केमिकल्स रहते हैं आपके, हमें केमिकल्स देखिए, एक अल्कोहल है और एक ऑर्गेनिक एसिड है, दो ही एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। अल्कोहल को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया कि वो कौन सा ईस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा बनाया था, ब्रेवर्स ईस्ट, ठीक है, बेकर्स ईस्ट आपका क्या बनाता था, ब्रेड, और ब्रेवर्स ईस्ट फर्मेंटेशन के द्वारा क्या बनाता था, अल्कोहल। अल्कोहल के हमने डिफरेंट टाइप भी पढ़ लिए, विदाउट डिस्टिलेशन और विथ डिस्टिलेशन, ठीक है। तो अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड को देख लेते हैं, अदर केमिकल। तो ऑर्गेनिक एसिड में आपको 4 एसिड ध्यान रखने हैं। जो एक एसिड है आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड किससे प्रोड्यूस होता था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। अगला आपका एसिड है आपका एसिटिक एसिड, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड आपका प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से, जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। अगला आपका एसिड है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड किससे सीक्रेट होता है, तो क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटिलाइसम, ये भी एक प्रकार का बैक्टीरिया। तो 3 बैक्टीरिया हो गए आपके, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड देगा, एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड देगा, और क्लोस्ट्राइडियम ब्यूटिलाइसम आपका ब्यूटायरिक एसिड देगा, ठीक है। ये तीनों बैक्टीरिया हो गए आपके। अब जो फोर्थ है आपका एस्परजिलस नाइगर, ये एक फंगस होता है, ध्यान रखिएगा, फंगस होता है एस्परजिलस नाइगर, जो कि सीक्रेट करता है आपका एक एसिड जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। क्लियर है बात, तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आते हैं हम एंजाइम्स पे, ठीक है, केमिकल्स के बाद आ जाते हैं हम एंजाइम। एंजाइम में आप मैं आपको एनसीईआरटी में 3 एंजाइम दिए हैं, ध्यान रखिएगा, लाइपेज, प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज और स्ट्रेप्टोकाइनेज। सबसे आईएमपी आपको स्ट्रेप्टोकाइनेज है, तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं। देखिए, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो रहता है, इसके नाम में ही छुपा है स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये बैक्टीरिया के द्वारा निकलता है, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकाई वो बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम जो रहता है, ये क्या करता है, हमारी देखिए बॉडी के अंदर जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट रहते हैं, उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स रहती हैं, ठीक है, आर्टरी वेन्स, उनके अंदर क्या बन जाता है, एक क्लॉट सा जम जाता है ब्लड का, ठीक है। तो इसी क्लॉट को हटाने के लिए हम एंजाइम का उपयोग करते हैं, जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसलिए लिखा है, देखो, स्ट्रेप्टोकाइनेज को क्या बोलते हैं, क्लॉट बस्टर, क्योंकि ये जो वेसल्स के अंदर क्लॉट बन गए उनमें ब्लास्ट करवाएगा, तो बस्टर मतलब उसे फोड़ देगा, क्लॉट को निकाल देगा, ठीक है। तो ये एमआई जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और उसके कारण से जो हार्ट अटैक आता है, ठीक है, तो उससे हमें बचाता है। क्लियर है बात। अगला आपका एंजाइम है लाइपेस। लाइपेस का ध्यान रखिएगा कि इस एंजाइम का यूज जो रहता है वो ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए किया जाता है, जो दाग धब्बे रहते हैं हमारी शर्ट वगैरह पे गिर जाते हैं, ठीक है, तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है, इस एंजाइम का ध्यान रखिएगा। प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज में आपको ध्यान रखना है कि ये जो बॉटल्ड जूस रहती हैं, जो जूस वाली बॉटल रहती हैं, वो इतनी क्लियर क्यों दिखती हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। तो ध्यान रखिएगा, ये बॉटल जूस जो रहती हैं वो क्लियर इसी की वजह से होती हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला देखिए,
तो हमने केमिकल्स, एंजाइम देख लिए। अब आते हैं हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पे। आपकी एनसीईआरटी में 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, बहुत आईएमपी हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है आपका साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा है आपका स्टैटिन। एक एक से पढ़ते हैं हम। साइक्लोस्पोरिन ए जो रहता है आपका एक फंगस है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इससे रिलीज़ होता है। ध्यान रखिएगा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम जो फ्री लिविंग फंगाई जो रहती है आपकी, वो प्रोड्यूस करती है ये बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ है साइक्लोस्पोरिन ए का, तो ध्यान रखिएगा कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, रोल प्ले करती है, ठीक है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट अच्छे से ना हो, क्योंकि वो बाहर का ऑर्गन है। तो हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी उसे, ठीक है, प्रिवेंट करेगी। तो हम क्या करते हैं, हमें तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, तो हम क्या करेंगे, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देंगे, इम्यूनिटी को सुला देंगे उसे, ऐसा समझ लीजिए आप। तो साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है, ठीक है। और इम्यूनिटी सो गई अगर, तो अब वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, तो इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो यूज़ करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए का एट द टाइम ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अगला हमारा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल आता है स्टैटिन। स्टैटिन जो रहता है, आप ध्यान रखिएगा, मोनास्कस परप्यूरियस जो रहता है, ठीक है, इसके द्वारा रिलीज़ होता है मोनास्कस परप्यूरियस, और ये एक ईस्ट होता है, ध्यान रखिएगा। स्टैटिन का वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, तो ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो बनता रहता है। तो ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए हम स्टैटिन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए लिखा भी आपका एक आईएमपी पॉइंट, स्टैटिन जो रहता है वो कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम। स्टैटिन क्या करेगा, कॉम्पिटिटिवली, कॉम्पिटिशन करके इनहिबिट करेगा ऐसे एंजाइम को जो कि एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ध्यान रखिएगा, हमारी ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है जिस एंजाइम से, उसी एंजाइम से स्टैटिन क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा और उस कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से नहीं बनने देगा। तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो इसलिए लिखा है कि जो कोलेस्ट्रॉल की लेवल को कम करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्टैटिन का यूज़ करेंगे। क्लियर है बात नहीं, ठीक है। अब आते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का रोल देखेंगे। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, तो ध्यान से सुनिएगा ऐसे। देखिए सीवेज का ट्रीटमेंट करना है, सीवेज क्या होता है, तो सबसे पहले सीवेज का वाटर लिखा है। सीवेज वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर रहता है, क्यों रहता है, तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो देखिए सीवेज वाटर में क्या क्या, सबसे ऊपर हमें दिख रहा है कि फ्लोटिंग डेब्रिस, जो कूड़ा कचरा जो रहता है वो तैर रहा है आपका वाटर में, तो सबसे पहले फ्लोटिंग डेब्रिस हो गया। इसके अलावा वाटर में ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक है। कुछ माइक्रोब्स भी रहते हैं, माइक्रोब्स हमें ध्यान रखना है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों प्रकार के होते हैं सीवेज वाटर में। इसके अलावा कुछ सैंड, गर्ट मतलब मिट्टी वगैरह रहती है। क्लियर है बात, ठीक है। तो 4 चीज़ें हमारी सीवेज वाटर में, फ्लोटिंग डेब्रिस, ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स जो कि एरोबिक और एनारोबिक रहते हैं, और गर्ट होती है, ठीक है। और ये सीवेज वाटर पॉल्यूटेड होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है इसमें। क्यों होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो इस सीवेज वाटर को हमें क्या करना है, साफ़ करना है। तो साफ़ करने के लिए 2 स्टेप में हमने सीवेज ट्रीटमेंट को पढ़ना है। तो एक पहला ट्रीटमेंट कहलाता है, जो पहली बार करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, और इसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट ख़त्म होके हम इसे भेजते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोई भी हमारे बैक्टीरिया वगैरह जो रहते हैं उनका रोल नहीं है, यहाँ पर कोई बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं होता, इसलिए हम इसे फिज़िकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। क्लियर है बात। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट को ध्यान रखिएगा, इसको फिजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं, और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब हम आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट पे। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेस लिखी हैं आपकी, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में सिर्फ 2 ही स्टेप हैं आपकी, फिल्ट्रेशन और उसके बाद करते हैं सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, फ़िल्टर कर देंगे वाटर को। तो वाटर फ़िल्टर किया है, तो जो ऊपर कूड़ा कचरा, जो फ्लोटिंग डेब्रिस था आपका, वो तैर रहा था, वो अलग हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन का काम क्या है, रिमूव फ्लोटिंग डेब्रिस। अब आते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम कुछ नहीं, बस वाटर को एक जगह एक टैंक में रख देंगे अच्छे से, ताकि जो मिट्टी है जो तैर रही थी वो नीचे अच्छे से सेटल डाउन हो जाए। तो लिखा है सैंड एंड गर्ट सेटल डाउन एंड फॉर्म। और ध्यान रखिएगा, जो सैंड जो आपकी बैठ गई है नीचे, तली पर बैठ गई है जो मिट्टी है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्लज। तो अब आपका टैंक के अंदर सेडिमेंटेशन के द्वारा 2 आ गए, ठीक है। एक तो नीचे जो मिट्टी बैठ गई उसको हम क्या बोल देंगे, प्राइमरी स्लज बोल देंगे, प्राइमरी स्लज, ठीक है। तो अब बचा क्या ऊपर, तो फ्लोटिंग डेब्रिस को तो हमने पहले ही रिमूव कर दिया था, तो अब ऑर्गेनिक मैटर बचा और माइक्रोब्स बचे हमारे, जो कि वाटर के अंदर हैं, ठीक है। तो जो वाटर है आपका उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट, जिसे हम बेचते हैं किसके लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर है बात, ठीक है। अब देखिए अगला,
तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गई वो बात। देखिए प्राइमरी इफ्लुएंट हम जो वाटर है, वाटर के अंदर क्या क्या होगा बताइए। क्या फ्लोटिंग डेब्रिस होगा, उसको तो हम साइड किसके द्वारा निकाल दिया था हमने, फिल्ट्रेशन के द्वारा। और जो सेडिमेंटेशन के द्वारा, तो वो बन गया प्राइमरी स्लज जो गर्ट वगैरह थी। तो अब आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, वाटर बचा, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है और आपके माइक्रोब्स हैं जो एरोबिक एंड एनारोबिक हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। तो अब देखिए प्राइमरी इफ्लुएंट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं एयरेशन टैंक में, ठीक है। प्राइमरी इफ्लुएंट यहाँ पे आपकी प्राइमरी ट्रीटमेंट ख़त्म होता है, अब हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी इफ्लुएंट को सबसे पहले भेजा जाता है आपके एयरेशन टैंक। नाम से समझ आ रहा है कि ये वाले जो टैंक हैं एयरेशन टैंक, इनमें बहुत ज़्यादा O2 की सप्लाई होगी, एयर की सप्लाई होगी, ठीक है। तो फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हम एयरेशन टैंक से गुजारते हैं सबसे पहले प्राइमरी इफ्लुएंट को। तो देखिए अगला डायग्राम आपको बना हुआ है कि यहाँ पर O2 मैकेनिकली O2 सप्लाई कर रहे हैं हम इन एयरेशन टैंक, ठीक है। दोनों साइड से हम O2 सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो देखिए हमारे इस प्राइमरी इफ्लुएंट के अंदर क्या क्या था, तो मैंने बताया था वाटर था, ऑर्गेनिक मैटर थे, एरोबिक बैक्टीरिया था और एनारोबिक। तो देखिए O2 की सप्लाई कर रहे हैं तो इस वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो O2 को कौन यूज़ करेगा, हमारा एरोबिक बैक्टीरिया की एनारोबिक, तो एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे। इसके अलावा ये जो एरोबिक बैक्टीरिया जो ग्रोथ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये एक फिलामेंटस फंगाई जो रहती है उसके साथ एसोसिएट हो जाते हैं और इस फॉर्म को, दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फ्लॉस्क, ठीक है। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में लिखा है फ्लॉस्क के बारे में, तो फ्लॉस्क से सवाल आए तो आप बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया जो कि एसोसिएट है आपके फिलामेंटस फंगाई से। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए लिखा है एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। एरोबिक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा आपके ग्रोथ कर गए हैं क्योंकि O2 की सप्लाई थी एरेशन टैंक में, और ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। ऑर्गेनिक मैटर को आपको तोड़ देंगे, ठीक है, बाय द यूज़ ऑफ O2। O2 को यूज़ करेंगे आपके बैक्टीरिया और किसको ख़त्म करेंगे, ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे उसका। क्लियर है बात। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यही तो हम चाहते थे, क्योंकि पॉल्यूशन वाटर के अंदर किसकी वजह से था, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से था। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखिए एक वर्ड है आपका BOD, इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं हम। एनसीईआरटी में इसका पूरा क्या बोलते हैं उसे डेफिनेशन दी हुई है। देखिए मैंने एक डायग्राम समझाया है, एक आपका 1 लीटर सीवेज वाटर लिया है, उसके अंदर हमें पता है 1 लीटर सीवेज वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। तो 1 लीटर सीवेज वाटर के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम ऑक्सीडाइज़ करेंगे। उसको हम ऑक्सीडाइज़ किसके द्वारा करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। और एरोबिक बैक्टीरिया क्या चाहेगा कि मुझे क्या मिलती रहे, O2 मिलती रहे। तो एरोबिक बैक्टीरिया 1 लीटर सीवेज वाटर में उपस्थित जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको ख़त्म करने के लिए जितनी भी ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, O2 की डिमांड करेगा, उसी को हम बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात समझ गए कि सर जो एरोबिक बैक्टीरिया है आपके, वो O2 की डिमांड कर रहे हैं, ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, और फिर ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। तो अगर मैं BOD देखूँ तो BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑर्गेनिक मैटर के, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही एरोबिक बैक्टीरिया को काम करना पड़ेगा, उतना ही ऑक्सीडाइज़ करना पड़ेगा, ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ करना पड़ेगा, तो उनको O2 की डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर है बात। तो BOD डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑर्गेनिक मैटर के, और हमने ये तो पहले ही देख लिया था कि ऑर्गेनिक मैटर जो रहता है वो पॉल्यूशन को बढ़ावा देता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा है पॉल्यूटेड वाटर। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल है, आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है नीट में, जैसे A, B और C तीन में हमने वाटर लिए हैं, एक लेस पॉल्यूटेड है, एक सिर्फ पॉल्यूटेड है और एक हाईली पॉल्यूटेड है, ठीक है। लेस मतलब कम पॉल्यूशन है इसमें, B में थोड़ा पॉल्यूशन है, लेस पॉल्यूटेड से ज़्यादा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किस में है, C में है। तो अगर हम BOD की बात करें तो देखिए हाईली पॉल्यूटेड में आपका जो C वाला टैंक है, हाईली पॉल्यूटेड वाटर है जिसमें, इसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा, और ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे O2 की सप्लाई भी ज़्यादा होगी, O2 की सप्लाई मतलब O2 की डिमांड, ठीक है। और डिमांड ज़्यादा हुई तो BOD सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, C का हो जाएगा, उससे कम B का, और सबसे कम आपका किसका हो जाएगा, जो लेस पॉल्यूटेड वाटर था जिस टैंक में, मतलब A का। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब आते हैं हम अगला। तो हमने ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है, ठीक है। तो सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल BOD इज रिड्यूस। वही लिखा है कि सीवेज वाटर को तब तक हम ट्रीट करेंगे इस एरेशन टैंक में जब तक कि एक BOD मतलब स्पेसिफिकली क्या ना हो जाए, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ना हो जाए।
बीओडी रिड्यूस का मतलब बीओडी रिड्यूस हो गई है, ऑक्सीजन की डिमांड कम है, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर भी आपका कम हो गया है। तो तब तक हम क्या करते रहेंगे, उसे ट्रीट करते रहेंगे, ठीक है। इसके बाद लिखा है आपका इफ्लुएंट इज़ पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। ध्यान रखिएगा कि जो अब आपका जो इफ्लुएंट बचा है, ठीक है, वाटर के अंदर था, सीवेज वाटर के अंदर, अब हमारा क्या बचा होगा, ओनली वाटर होगा और आपके एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया बचे होंगे। ये सब बचे होंगे क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर तो आपका क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है। क्लियर है बात, ठीक है। तो इफ्लुएंट जो है, ठीक है, वो उसको पास करेंगे हम सेटलिंग टैंक में। कहाँ पे पास करेंगे, सेटलिंग टैंक। तो एयरेशन टैंक हो गया, अब हम पास किए उसे सेटलिंग टैंक में भेज देंगे। सेटलिंग टैंक में क्या होगा, देखो सेटल हो जाएगा, नाम से ही समझ आ रहा है सेटल। सेटल कौन होगा, तो आपके मैंने बताया एरोबिक बैक्टीरिया जो थे, ठीक है, और एरोबिक बैक्टीरिया किसके साथ क्या बोलते हैं, एसोसिएट थे, तो फिलामेंटस फंगाई के साथ थे एसोसिएट। तो उसको हम फ्लॉस्क बोलते थे। तो फ्लॉस्क के क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा सेटलिंग टैंक के अंदर, और इसी को हम बोल देते हैं एक्टिवेटेड स्लज। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी स्लज ये क्या है, एक्टिवेटेड स्लज है। एक्टिवेटेड स्लज के अंदर कौन है, आपके फ्लॉस्क हैं जो कि सेटल डाउन हो गए हैं। क्लियर है बात। अब जो इफ्लुएंट बचा है जो आपका, उसको हम रिलीज़ कर देंगे नेचुरल वाटर बॉडीज़ में, ठीक है। नेचुरल वाटर बॉडीज़ में हम मतलब रिवर वगैरह में हम उसे क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड सेल्स के अंदर आपके एरोबिक बैक्टीरिया थे, ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया थे, एनारोबिक बैक्टीरिया भी होंगे और इसके अलावा फिलामेंटस फंगाई भी होंगी, ठीक है। तो अब देखिए एक्टिवेटेड स्लस को हम भेजते हैं कहाँ पे, एक्टिवेटेड स्लस का जो स्मॉल अमाउंट रहता है, ध्यान रखिएगा, जो हमने अभी पढ़ा था मिल्क से कर्ड बना रहे थे हम, तो कर्ड का स्मॉल अमाउंट वापस से हम मिल्क में मिल्क के अंदर डालते थे ताकि मिल्क वापस से कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो इसी प्रकार यहाँ पर है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लस, जिसके अंदर बहुत सारे आपके बैक्टीरिया हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, तो उसको हम वापस से एयरेशन टैंक में डाल देंगे ताकि एरोबिक बैक्टीरिया की संख्या एयरेशन टैंक में वापस से बढ़ जाए और वो फिर से क्या बना सकें, बताओ, फिर से वो ऑक्सीडाइज कर सकें आपके ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। तो एक्ट्स एज इनोकुलम। तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज का स्मॉल अमाउंट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, इनोकुलम की तरह, स्टार्टर की तरह एक्ट करेगा। और इसका जो मेजर पार्ट रहता है, रिमेनिंग मेजर पार्ट, उसको हम भेज देंगे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, ठीक है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब ये ऐसा हाँ, ऐसा डाइजेस्टर है जहाँ पर आपके एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे। तो यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे और एनारोबिक बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये जो आपके बैक्टीरिया और फंगाई थे जो कि फ्लॉस्क था आपका, ठीक है, उसको क्या कर देंगे, मार देंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे ये एनारोबिक बैक्टीरिया। और ध्यान रखिएगा, जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया इनको डाइजेस्ट करते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई के एसोसिएशन को, तो रिलीज़ करते हैं आपकी कुछ गैसेस का मिक्सचर जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। क्लियर है बात। और बायोगैस का कंटेंट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपकी मीथेन गैस होती है जो कि प्रीडोमिनेंटली होती है, मतलब सबसे ज़्यादा आपकी CH4 मीथेन गैस मिलती है। इसके अलावा बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और हाइड्रोजन डाइसल्फाइड होती है। क्लियर है भाई, ठीक है, डाईहाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बायोगैस में मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और डाईहाइड्रोजन सल्फाइड रहती है। क्लियर है बात, ठीक है। अगला आपका एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा है, देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है, इन्होंने इनिशिएट किया था जीएपी और वाईएपी। जीएपी गंगा एक्शन प्लान को कहते हैं, वाईएपी यमुना एक्शन प्लान। ये क्या रहते थे, ये गंगा एक्शन प्लान और यमुना की ये जो रिवर रहती थी यहाँ पर, मतलब हम बिना क्या बोलते हैं, हाँ, जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर था उसको डायरेक्टली फ्लो कर देते हैं ये सब रिवर में, जो बड़ी रिवर हैं अपने इंडिया की, गंगा और यमुना, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ का उपयोग किया गया मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में, ठीक है, टू सेव दी रिवर फ्रॉम पॉल्यूशन से बचाने के लिए। क्लियर है बात, ठीक है। अगला आ जाते हैं हम माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। तो ध्यान रखिएगा, देखिए बायोगैस प्रोडक्शन अभी हमने देख लिया। तो मीथेनोजन नामक बैक्टीरिया रहते हैं जिसको हम मीथेनोबैक्टीरियम भी कहते हैं। ये एक प्रकार के एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो कि ऑक्सीजन के बिना जिंदा रहते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के बिना। तो ये क्या करते हैं, तो हमने देखा कि एनारोबिक बैक्टीरिया, एक तो हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में देख लिया, और ये ऑल्सो प्रेजेंट इन र्यूमैन पार्ट ऑफ कैटल। एक मतलब गाय भैंस जो रहती हैं, कैटल्स जो रहती हैं, मवेशियाँ जो रहती हैं, उनके स्टोमक का एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, र्यूमैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र्यूमैन। तो कैटल के अंदर देखो क्या करते हैं, इन कैटल सेलुलोज विल ब्रोकन डाउन बाय मीथेनोजन बैक्टीरिया। देखिए सेलुलोज मतलब घास खाती हैं हमारी कैटल्स वगैरह, तो ये सेलुलोज को डाइजेशन के लिए, ब्रेक डाउन के लिए एक बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके एनारोबिक बैक्टीरिया, मीथेनोबैक्टीरियम या फिर मीथेनोजन बैक्टीरिया हैं, ठीक है। और ये अब सेलुलोज को ब्रेक डाउन करेंगे तो इसके द्वारा क्या होगा,
इनको न्यूट्रिशन मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड न्यूट्रिशन। क्लियर है बात? तो इसलिए हमारे अंदर हम, क्योंकि देखो घास को क्यों नहीं खा पाते, क्यों इससे हम एनर्जी नहीं ले पाते, क्योंकि हमें ये मीथेनोजन बैक्टीरिया उपस्थित नहीं होते, ठीक है, एब्सेंट होते हैं हमारे अंदर। तो इसलिए हम इसे ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे इस सेलुलोज को, जिससे हमें एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी, न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पाएगा। क्लियर है बात? इसलिए कैटल्स क्या, कैटल्स सेलुलोज का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। और कैटल्स जब सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं मीथेनोजन बैक्टीरिया, ठीक है, तो कुछ मीथेनोजन बैक्टीरिया आपके रिलीज़ करते हैं, ठीक है। हमें पता है कैटल्स रिलीज़ करते हैं डंग, जो कैटल एक्सक्रेटा रहता है जो उनका, ठीक है, बॉबल्स जो रहता है, और इनके अंदर मीथेनोजन बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मीथेनोजन बैक्टीरिया मिलते हैं। और जब ये गोबर से, ठीक है, इसको गोबर बोलते हैं हम, तो इस गोबर से हम गोबर गैस भी बना सकते हैं, गोबर गैस बना सकते हैं, क्योंकि गोबर के अंदर जो एक्सट्रैक्टा है आपका कैटल्स का, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या थे, हमारे मीथेनोजन बैक्टीरिया उपस्थित, जो एनारोबिक बैक्टीरिया, और बता दिया मैंने एनारोबिक बैक्टीरिया आपके बायोगैस प्रोड्यूस करते थे, ठीक है। अब आते हैं हम माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। हम कंट्रोल कर रहे हैं कुछ क्या बोलते हैं हम, जैसे आपका एफिड्स हो गया, मॉस्क्यूटो हो गया, इन सब की ग्रोथ को हम बायोलॉजिकल तरीके से हम उनको क्या कर रहे हैं, अपने अनुसार चला रहे हैं, मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं बायो कंट्रोल। और ये कुछ माइक्रोब्स के द्वारा, जैसे कुछ माइक्रोब्स हैं आपके बीटल्स, और एक है आपका बीटी। बीटल्स जो रहता है, बीटल्स दो प्रकार के होते हैं, एक बीटल्स ऐसा जिस पे रेड मार्किंग होती है, और एक बीटल ऐसा रहता है जिस पे ब्लैक मार्किंग होती है। ध्यान रखिएगा, जिस पे रेड मार्किंग बीटल जो रहता है, रेड मार्किंग बीटल जो रहता है उसको हम बोलते हैं लेडी बर्ड, और जो ब्लैक मार्किंग बीटल जो रहता है उसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक लेडी बर्ड और एक ड्रैगन फ्लाई। लेडी बर्ड को ध्यान ऐसे रख लेना कि जो लेडीज़ लोग रहती हैं वो रेड कलर की लिपस्टिक लगाती हैं, तो रेड मार्किंग जो बीटल रहता है आपका, वो क्या कहलाता है, लेडी बर्ड, और ब्लैक मार्किंग का ड्रैगन फ्लाई। तो लेडी बर्ड जो रहता है ये आपका एक माइक्रोब्स है जो कि कंट्रोल करता है एफिड्स की ग्रोथ को। ध्यान रखिएगा, अगर फसलों में एफिड्स की ग्रोथ, मतलब एफिड्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम कोई फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, हम ये लेडी बर्ड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार ड्रैगन फ्लाई जो रहता है वो कंट्रोल करता है ग्रोथ ऑफ मॉस्क्यूटो। क्लियर है बात? मच्छरों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है ये ड्रैगन फ्लाई माइक्रोब्स। अगला हम आते हैं बीटी, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। ये बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस जो रहता है आपका, ये क्या प्रोड्यूस करता है, एक बीटी टॉक्सिन, एक टॉक्सिन है, ठीक है, जो कि क्या नाम है उसके नाम पे रखा है बीटी टॉक्सिन। ये किल करता है कैटरपिलर लार्वा, जो बटरफ्लाई के लार्वा रहते हैं जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, उनको क्या करता है, किल करता है, मारता है, ठीक है, बाय क्रिएटिंग पोर्स इन गट ऑफ कैटरपिलर। ये कैटरपिलर के अंदर जाता है और उनकी जो गट रहती है इंटेस्टाइन की, उसमें परफोरेशन क्रिएट कर देगा, जिसके कारण से ऑस्मोटिक बैलेंस नहीं हो पाएगा उनके अंदर, और उनका फ्लूइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाहर आ गया तो ये मर जाएंगे, ठीक है। तो कैटरपिलर को क्या करेगा, ये किल करेगा आपका बीटी टॉक्सिन, ठीक है। अगला आते हैं हम, बायो कंट्रोल दो और हैं आपके, तो हमने दो पढ़ लिए आपके, ठीक है। अब अगले दो हैं आपका, एक ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है और एक बैक्लोवायरस है। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को हम एक बार और पढ़ चुके हैं, देखिए ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम को बोला था फ्री लिविंग फंगाई है, और ये साइक्लोस्पोरिन ए नामक बायो कंट्रोल नहीं, क्या बोलते थे हम, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता था। तो यहाँ पर भी इसकी बात की गई है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम की, कि एक फ्री लिविंग फंगाई होती है और एसोसिएट होता है ये रूट्स ऑफ दी प्लांट्स, ठीक है, रूट्स में रहता है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रेजिस्ट करता है फ्रॉम प्लांट पैथोजन। तो प्लांट को उसके जो पैथोजन है, ठीक है, उसको जो डिजीज़ कॉज कर सकते थे प्लांट को, उनसे ये रेजिस्ट करता है, मतलब प्लांट के अंदर डिजीज़ नहीं होने देगा, ठीक है। जब तक ये ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है वो पैथोजन नहीं आने देगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स क्या बन जाएंगे, पैथोजन फ्री हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारे लिए अच्छा है। अगला बायो कंट्रोल है आपका बैक्लोवायरस। बैक्लोवायरस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बैक्लोवायरस जो रहता है उसका एक जीनस है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस, इसको एनपीवी बोलते हैं, एनपीवी, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। इसकी कुछ चीज़ें हैं देखिए इस जीनस की, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस की, कि ये एक तो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, ये जो आपका माइक्रोब्स है ये उन्हीं को किल करेगा जिसका ये टारगेट है, ठीक है। तो जिन पे टारगेट रखेगा, ठीक है, मतलब जिसको ये मारता होगा उसी को, स्पीसीज स्पेसिफिक रहता है, कोई भी स्पीसीज को ये ख़त्म नहीं करेगा, मारेगा नहीं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। अगला आपका पॉइंट है नैरो स्पेक्ट्रम। ऐसा नहीं है कि जितने भी आपके माइक्रोब्स वगैरह हैं, मतलब जो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं सबको किल कर देगा, ये एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम में जाएगा, मतलब पर्टिकुलर बैक्टीरिया फंगाई वगैरह को किल करेगा, ठीक है।
इसके बाद है इंसेक्टिसाइड। ध्यान रखिएगा ये इंसेक्टिसाइडल रहता है, मतलब इंसेक्ट को किल करना है, ठीक है। तो एनपीवी के 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। स्पेसिफिक होता है, ये नैरो स्पेक्ट्रम नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, नैरो स्पेक्ट्रम का है और इंसेक्टिसाइडल रहता है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगला पॉइंट लगा आपका डू नॉट किल अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करेगा जो कि उसके टारगेट में नहीं थे, ये उन्हीं को किल करेगा जो इसके टारगेट में होते हैं, ठीक है। तो इसी का उपयोग किया जाता है आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में। क्लियर बात, ठीक है। तो आईपीएम ध्यान रखिएगा कि आईपीएम किससे संबंधित है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आपका बैक्लोवायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से संबंधित है, जो कि एक बायो कंट्रोल आता है, ठीक है। अगला हमारा लास्ट टॉपिक बचता है आपका बायो फर्टिलाइज़र इस चैप्टर का। तो ध्यान से सुनिएगा, बायो फर्टिलाइज़र जो रहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो कि क्या करते हैं, सॉइल की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, सॉइल की, ठीक है, सॉइल की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, नॉट क्वांटिटी। क्लियर है बात, ठीक है। तो देखिए बायो फर्टिलाइज़र के अंदर सबसे पहले हम बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद साइनोबैक्टीरिया जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और लास्ट में हम फंगाई। तो सबसे पहले बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब रहता है साथ साथ, ठीक है। ये किसी से एसोसिएट रहते हैं और एसोसिएट होके वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हमने बोला नाइट्रोजन फिक्सेशन, और ये सिम्बायोटिकली है, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। राइजोबियम जो रहता है वो ऐसा बैक्टीरिया है जो एसोसिएट होता है रूट ऑफ द प्लांट। और कौन से प्लांट से, तो जो दाल वाली फैमिली जो रहती है ना, दालों वाले प्लांट, लेग्यूम्स बोलते हैं जिन्हें, उनसे हमेशा ये एसोसिएट होकर रहता है। और ये किसके काम है राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा तो नाइट्रोजन देगा प्लांट्स को, ठीक है। नाइट्रोजन किसको देगा, प्लांट्स को, और प्लांट्स इसको क्या देगा, इसको अपना भोजन वगैरह देगा, ठीक है, इसको जिंदा रहने के लिए कुछ भोजन देगा। तो दोनों तरफ से आपका मतलब एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। तो यहाँ पे सिम्बायोसिस हुई है, इसलिए सिम्बायोटिकली रहता है। अगला बैक्टीरिया आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि फ्री लिविंग वाला है। ये सिम्बायोटिक नहीं है, ये अकेला रहेगा, ठीक है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। इसके अंदर बैक्टीरिया ध्यान रखिएगा, एजोटोबैक्टर और एजोस्पाइरलम। तो हमने 3 बैक्टीरिया पढ़े, एक राइजोबियम जो कि आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था, बट वो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ एसोसिएट होकर रहता था हमेशा। और एक हमने 2 बैक्टीरिया हमने ऐसे पढ़े जिनका नाम है एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन तो करते हैं बट वो अकेले रहते हैं। क्लियर है बात, मतलब किसी से एसोसिएट होकर नहीं रहते। अगले हम आते हैं साइनोबैक्टीरिया फिर ब्लू ग्रीन एल्गी पर। ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, इनके नाम ध्यान रखिएगा कौन कौन से, एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलोटोरिया। क्लियर है बात, ठीक है। और लास्ट में हम ध्यान रखना है फंगाई, फंगाई, ठीक है। फंगाई जो रहती है वो एसोसिएट होती है कुछ प्लांट्स के द्वारा और फॉर्म करती है माइकोराइज़ा। तो आपको 2 वर्ड आते हैं, एक राइजोबियम और माइकोराइज़ा। माइको मतलब होता है फंगाई, राइज़ा मतलब होता है रूट। तो ऐसी फंगाई जो कि रूट के साथ एसोसिएट होगी उसको हम बोलेंगे माइकोराइज़ा। और राइजोबियम, राइजोबियम जो बैक्टीरिया रहता है वो प्लांट की रूट के साथ एसोसिएट होता है, कौन से प्लांट, लेगुमिनस प्लांट, ठीक है। तो बैक्टीरिया का रूट के साथ एसोसिएशन राइजोबियम कहलाता है, और फंगाई का रूट के साथ एसोसिएशन माइकोराइज़ा कहलाता है। क्लियर हो गई वो बात, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइकोराइज़ा है, यहाँ पर आपकी फंगाई है और रूट ऑफ द प्लांट है। तो ये फंगाई क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है फॉस्फोरस को, ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब करेगी फॉस्फोरस को और ट्रांसफ़र कर देगी प्लांट्स के अंदर। और प्लांट्स क्या करेगा बदले में, वही उसको क्या देगा, फूड देगा, ठीक है, जिससे फंगाई जीवित रहेगी। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो आपको इतने टॉपिक अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपका ख़त्म है। इसके मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू।